Hello everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 5 हेड्स ऑफ इनकम में एक एक करके इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स को सीखेंगे. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी. अब इनकम अंडर द हेड सैलरी क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या इसमें टैक्सेबल होगा, क्या क्या हमें डिडक्शंस जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. क्योंकि सैलरी जो है वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक ही वीडियो को बहुत ही लेंदी बनाने की बजाय मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो, जो कि यही वाली वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे इसको कैलकुलेट करने का तरीका और अलाउंसेस जो इम्पोर्टेंट है वो कवर किए जाएंगे. इसके अलावा पर्क्यूजिट्स जो पर्क्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड करते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी पे पार्ट 2 ऑफ द वीडियो रहेगी. और थर्ड पार्ट में हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा भी कोई छोटी मोटी चीज़ें जो सैलरी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है वो उस पार्ट में कवर की जाएंगी. सबसे पहले सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जोड़ी जाती हैं. ऐड होता है सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). 17(1) बेसिक सेक्शन है जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो टैक्सेबल मानी जाएंगी और वो एक स्टैंडर्ड सेक्शन है इसका. इसके अलावा अलाउंसेस के अंतर्गत जितने भी एडिशंस होते हैं, टैक्सेबिलिटीज होती हैं, वो सेक्शन 17(3) में है. फिर है आपके पर्क्यूजिट्स अंडर सेक्शन 17(2) और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी पार्ट 3 रहेगा, पर्क्यूजिट्स पार्ट 2 और सैलरी सेक्शन 17(1) और अलाउंसेस 73 जो है वो कवर करेंगे हम इसी वीडियो में. यहाँ तक अगर आप सैलरी के कंपोनेंट्स को टोटल कर देते हैं तो बन जाता है ग्रॉस सैलरी. इस ग्रॉस सैलरी में हमें मिल जाती हैं कुछ रियायतें, कुछ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. वो कुछ किस तरीके से हैं, एक है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और एक है एम्प्लॉयमेंट टैक्स की. तो इन तीनों को जब हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट सैलरी. राइट, तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें ये समझना है कि सैलरी हेड के अंदर इनकम जो है वो टैक्स कब होती है. ऐसे तो कभी भी किसी को भी पेमेंट मिल जाएगी, तो सैलरी के अंदर हम कब डिफाइन करेंगे कि हमारी इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो रही है. लेट सपोज एक पर्सन है जो कि है एम्प्लॉयर और एक पर्सन है जो कि उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो है एक एम्प्लॉय. जब इन दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तभी इनकम जो है आपकी टैक्स होती है अंडर द हेड सैलरी. इसका मतलब अगर पार्टनर सैलरी रिसीव कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से या कोई भी इंसान कहीं से भी किसी और एंटिटी फॉर्म में सैलरी रिसीव कर रहा है, डायरेक्टर रिसीव कर रहा है कंपनी से, तो वो सैलरी में नहीं टैक्सेबल होते. वो सब टैक्सेबल अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में होते हैं. तो सैलरी के अंदर टैक्सेबिलिटी आने के लिए रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एग्जिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट चीज़ जो है वो है सैलरी अंडर सेक्शन 17(1). इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहली चीज़ है वेजेस. तो वेजेस का हो या सैलरी हो या डेली वेजेस जिनको मिलते हैं, जो दिहाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके लिए वेजेस और जो मंथली बेसिस पे हो जाते हैं उनके लिए सैलरी. तो एक तरीके से वेजेस, सैलरी, जो भी आपको पर मंथ बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है वो, आपकी कोई एन्युटी, पेंशन या ग्रेजुटी, ये दोनों जो है ना, तीनों चीज़ें जो हैं ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है. या ग्रेजुटी मतलब मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस के बाद मिलती है, हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स में डिटेल समझेंगे भी. फिर है कोई भी फीस, कमीशन, पर्क्यूजिट या फिर प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन ऑफ सैलरी या वेजेस. मतलब सैलरी से ऊपर अगर आपको कोई भी ऐसी टैक्सेबल चीज़, यानी कि कोई फीस मिल रही है कंपनी से, कोई कमीशन मिल रही है परसेंटेज बेसिस पे या फिक्स्ड बेसिस पे, वो भी क्या रहती है, टैक्सेबल रहती है इसी हेड के अंदर. कोई एडवांस में आपको सैलरी मिल रही है, मतलब मान लेते हैं अभी आपका मंथ ख़त्म नहीं हुआ है बट फिर भी आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आपको एडवांस सैलरी भी मिल जाती है बट वो उसी महीने में टैक्सेबल
हो जाती है। कोई लीव एनकैशमेंट, जनरली कंपनीज के अंदर आपको लीव मिलती है पर मंथ बेसिस पे, और अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं करते तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन या रिटायरमेंट आप उनको इनकैश कर सकते हो, या मिडल में भी इनकैशमेंट पॉसिबल है। तो अगर आप उनको इनकैश करते हो तो वो अमाउंट जो भी आपको मिलता है ना, वो भी टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 17(1). इसके अलावा जो टैक्सेबिलिटी है वो है एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वैसे तो ये लास्ट में हम प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ ही उस टाइम पे सीखेंगे, बट यहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें हैं, जब भी कभी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा होता है तो वो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड हो जाता है, या फिर हम जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं एम्प्लॉय, अगर वो 9.5% से ज़्यादा है, मतलब अभी फिलहाल 9.5% इंटरेस्ट ऑन पीएफ की लिमिट फिक्स है, अगर उससे ज़्यादा है तो भी वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये 9.5% वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, तो एज ऑफ नाउ 9.5% है, आगे पीछे भी हो सकता है। फिर है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आपका टैक्सेबल पोर्शन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आ रहा है तो भी वो 17(1) में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो टैक्सेबिलिटी होती है 17(1) की, वो है एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एन एम्प्लॉयर टू अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD। सिंपल भाषा में नेशनल पेंशन स्कीम में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर करता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 17(1). तो ये था बेसिक चार्जिंग सेक्शन इसका। इसके अलावा अब हम इन डिटेल समझेंगे वो है अलाउंसेस। अलाउंसेस ना 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फुली टैक्सेबल, एक होते हैं फुली एग्जेम्प्ट, और एक होते हैं पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। हम तीनों एक एक करके सीखेंगे। मैंने ये वीडियो सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज बेसिस पर बनाई है, तो मैंने सारे अलाउंसेस जो है वो कवर करने की कोशिश नहीं करी है। जो डेली रूटीन लाइफ में जो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आती है उनको कवर करा है, जो बहुत ही रेयर यूज़ के हैं वो कवर्स मैंने नहीं करे हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो रहेंगे फुली टैक्सेबल, फिर हम समझेंगे फुली एग्जेम्प्ट, और फिर समझेंगे पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट। तो कोई चीज़ अगर पार्टली टैक्सेबल रहती है तो बैलेंस पोर्शन उसका जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। सबसे पहला जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है वो है डेयरनेस अलाउंस, हिंदी भाषा में महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता जब आपको मिलता है आपकी बेसिक सैलरी के ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन को देखते हुए गवर्नमेंट आपका DA डेयरनेस अलाउंस जो है वो सेट करती है, और ये एक फुली टैक्सेबल नेचर का अलाउंस जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट जो अलाउंस है वो है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, लेट सपोज कोई एम्प्लॉय काम करता है एक लोअर लेवल सिटी में, उसको अपग्रेड किया जाता है किसी हाई मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उसके लिए ज़्यादा पड़ती है, या उस सैलरी में उसका वहाँ पे रहना खाना पीने का खर्चा पूरा नहीं होता। तो इस टाइप से हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ में रहने के लिए आपको जो अलग से भत्ता मिलता है वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो टैक्सेबल अलाउंस है वो है लंच अलाउंस। तो लंच के लिए फूड एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, क्योंकि जनरली लंच टाइम जो है एम्प्लॉय का ऑफिस में ही जाता है, तो उसके ऊपर अगर अलाउंस मिलता है तो वो रहता है फुली टैक्सेबल। फोर्थ जो लिस्ट में है वो है ओवर टाइम अलाउंस। तो नॉर्मली 8 आवर्स का एक वर्किंग डे रहता है, उससे ओवर एंड अबव अगर काम करते हो तो वो जो आपको ओवर टाइम काम करने के पैसे मिलते हैं उसके नाम से अगर ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है तो वो भी आपका क्या रहेगा, फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट जो है वो है सर्वेंट अलाउंस। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर एंगेज्ड है एज अ सर्वेंट तो उसको उसके नाम का सर्वेंट अलाउंस एक्स्ट्रा मिल सकता है, और वो भी क्या रहेगा, टैक्सेबल। इसी के सिमिलर बेसिस पे है वार्डन अलाउंस। तो वेन एवर एनी एम्प्लॉय जो अलाउंस ले रहा है एज एन वार्डन, दैट इज कीपर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो भी वो फुली टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कैसा था, पहले ना इसमें एग्जेम्पशन थी 1600 पर मंथ की, बट जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आई है तो ये जो है वो हट गई है, तो अब ये आ गया है फुली टैक्सेबल अलाउंस में। पर 3200 की एग्जेम्पशन पर मंथ अभी भी मिलती है इन केस ऑफ एम्प्लॉयज जो कि ब्लाइंड
डेफ या डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, तो 3200 का एग्जेम्पशन वहाँ पे है। अदरवाइज ये नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए ये फुली टैक्सेबल अलाउंस है। नेक्स्ट जो है वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अगर आपको फिक्स्ड अलाउंस मिलता है कोई भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो भी वो आपकी रेगुलर कई बार होता है कि एम्प्लॉयज़ को पर मंथ एक मेडिकल खर्चा फिक्स रहता है या कोई ऐसा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उस केस में एम्प्लॉयर एग्री कर जाता है कोई अमाउंट देने के लिए उस नाम पे, तो वो भी आपका टैक्सेबल इन नेचर रहेगा, राइट। फिर है प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, वो एक सिटी में काम करता है और जनरली वो एक लग्जरी ऑफिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहा होता है। अब आप उसको ऑल ऑफ अ सडन बोल देते हो कि अगर किसी फैक्ट्री यूनिट में जाके आपको अपनी सर्विसेज कुछ टाइम के लिए रेंडर करनी है, तो वो माइट भी एंगेज होने के लिए इतनी जल्दी एग्री ना करे। तो उस टाइम पे उसको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए हो सकता है किसी आउट ऑफ द वे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए काम पे जाना, अपनी फैमिली से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको भेजा जाता है उधर के एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय की प्रॉपर एंगेजमेंट टर्नओवर बनवाने के लिए। तो उस केस में आपको प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है, बट वो भी एक फुली टैक्सेबल अलाउंस है, राइट। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी हैं। अगर कोई हॉलीडे लेते हैं तो हॉलीडे अलाउंस के नाम से अलग से मिल रहा है, या कोई कैश अलाउंस मिल रहा है, या फिर टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, तो दीज ऑल आर टैक्सेबल, दे आर फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट जो है वो है फुली एग्जेम्प्ट। मैं इसको फुली एग्जेम्प्ट बोलती हूँ, इन लोग इसको पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट भी मानते हैं, बट इनका जो एग्जेम्पशन है ना वो रहता है टू द एक्सटेंट यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। इन अ सेंस लेट सपोज ये अलाउंस आपको मिला है 1500 रुपीज का, राइट, और आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया सिर्फ 1200 यानी कि 100 रुपीज पर मंथ, तो 300 रुपीज जो है ना वो टैक्सेबल हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी में कुछ 5-6 अलाउंसेज हैं इस टाइप के, तो अगर वो फुली यूज हो गए तो आपके लिए फुली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, और अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हुए या उससे ज़्यादा कोई अमाउंट बच जाती है तो वो हो जाते हैं आपके लिए टैक्सेबल। तो सबसे पहला है इस टाइप की कैटेगरी में वो है यूनिफॉर्म अलाउंस। तो जनरली जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होती हैं या आजकल की डेट में आपने देखा होगा जोमेटो वाले हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि इनको यूनिफॉर्म में रहना बहुत मैंडेटरी होता है, या सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो लोग। तो जब आपकी यूनिफॉर्म मैंडेटरी होती है तो कंपनी की ड्यूटी रहती है कि उसको खरीदना या उसको मेंटेन रखना या टाइम टू टाइम उनको न्यू यूनिफॉर्म बना के देना। तो कंपनी बोलती है कि उसके बदले में, क्योंकि वो मेंटेनेंस एक खर्चा है और एम्प्लॉय अपनी सैलरी से क्यों दे, तो इसलिए वो स्पेशली एक यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो मिलता है उनको। नेक्स्ट इस टाइप की कैटेगरी में जो है वो है डेली अलाउंस। तो जब भी आप कभी भी टूर पे जा रहे हो कंपनी की तरफ से, या कोई ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंकर करता है डेली बेसिस पे छोटे छोटे रूटीन खर्चों के लिए, अपनी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से वो बाहर है, वो ऑफिस से बाहर है और बाहर रह के उसको कोई काम करना पड़ता है छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो वो डेली अलाउंस रहता है। थर्ड जो है वो है कन्वेंस अलाउंस। अच्छा, नाम से इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है आपका रेजिडेंट से लेके अपने घर से लेके ऑफिस आने तक का खर्चा। जो कन्वेंस अलाउंस है वो है लेट्स सपोज आप ऑफिस आ गए, राइट। तो लेट्स सपोज आप सीए के ऑफिस में काम कर रहे हो, आप ऑफिस आ गए और सीए ने कहा कि अब आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाना है किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो वहां तक जाने आने का जो खर्चा है ना वो कहलाता है कन्वेंस अलाउंस। तो ये भी उतना ही टैक्सेबल होगा जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको मिला है। लेट सपोज उन्होंने आपको पर मंथ बेसिस पे 2000 रुपीज दिए, जबकि आपकी जो खर्चे हुए वो सिर्फ 1200 रुपये में ही हो गए, तो 800 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। इसका रिवर्स केस करके देखो, अगर उन्होंने 2000 रुपये दिए बट आपसे खर्चा 2200 रुपये हो गया, तो वो आपका डिडक्शन नहीं होगा, तो वो बिल आप जितना डिक्लेरेशन दे पाते हो या बिल प्रोड्यूस करते हो कि आपने इतना खर्चा किया, या उन्होंने जो दिया विच एवर इज मिनिमम पे रहता है। फोर्थ जो है वो है हेल्पर अलाउंस। तो अगर आप किसी की सर्विस लेते हो एज अ हेल्पर, जो एंगेज रहता है एज अ हेल्पर फॉर द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए अगर अलग से अलाउंस मिलता है, तो जितना उसने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया उतना एग्जेम्प्ट है। फिफ्थ है आपका इस कैटेगरी में वो है ट्रैवलिंग अलाउंस।
तो ये कौन सा ट्रैवल है? अगर आप कंपनी के बिहाफ पे बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल कर रहे हो, या बाहर भी अब्रॉड भी ट्रैवल कर रहे हो, या आपको ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में जो खर्चा होता है उसको मीटअप करने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपको दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट है एकेडमिक रिसर्च अलाउंस। तो अगर एम्प्लॉय पढ़ना चाहता है या आगे कोई स्टडीज़ फर्दर परस्यू करना चाहता है और वो जो उसकी स्टडीज़ है या हायर एजुकेशन है वो कंपनी के बेनिफिट्स में है, तो कंपनी उसको एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस जो है वो प्रोवाइड कर देती है। सो इट्स एन अलाउंस ग्रांटेड फॉर एनकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परस्यूट्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो और वो बाद में कंपनी को भी बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय के हक में भी है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है टू द एक्सटेंट आपने जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए उसको मीटअप किया। नेक्स्ट जो है कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो फुली एग्जेम्प्ट है, जो 100% एग्जेम्प्ट है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मीटअप हो या ना हो 100% एग्जेम्प्ट है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिए हैं, राइट, बट इसकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। उसमें स्टेट वाइज आपके कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कभी 700 रुपये, कभी 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो वो एक बहुत ही नेवर एंडिंग लिस्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेट वाइज थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना कवर करना चाहिए जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आ जाए बस। यहाँ पे 3 अलाउंसेस जो मैंने लिखे हैं वो है एनी अलाउंस और परक्विजिट पेड और अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज एंड इंडियन सिटीजन पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो बाहर अगर आपका इंडियन सिटीजन पोस्टेड है और कोई अलाउंस गवर्नमेंट उसको दे रही है या परक्विजिट दे रही है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली अलाउंसेस टू द जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ कंडीशंस के साथ अगर उनको कोई अलाउंस मिल रही है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉइज, तो यूएनओ अगर अपने एम्प्लॉइज को कुछ अलाउंसेस दे रही है तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट है। ये जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है वो भी कुछ सर्टेन नेचर तक है। इसके अलावा ये जो अलाउंसेस हैं 4 जो यहाँ पे दिए हैं, अगर ये प्रोवाइड किए जाते हैं चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो जो यूपीएससी वाले लोग हैं उनके चेयरमैन या मेंबर्स को अगर ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। वो कौन कौन से हैं? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट दोनों, सम्पटरी अलाउंस और लीव ट्रैवल कंसेशन। तो ये चारों चीजें जो है वो आपकी फुली एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट जो है वो है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में आप, मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, बट वो जो ऊपर वाली कैटेगरी थी वो पार्टली टैक्सेबल में भी आ सकती है। फर्स्ट है आपका हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बहुत ही चर्चित अलाउंस है इस कैटेगरी का, और जब भी आप रेंट पे कोई भी घर लेते हो तब आपको ये अलाउंस जो है वो मिल जाता है। HRA भी बोला जाता है। इसके जो एग्जेम्पशन लिमिटेड है वो मिनिमम ऑफ दीज 3 है। ये 3 क्या चीज़ें हैं? एक्चुअल रेंट पेड, जो आपने एक्चुअली रेंट पे किया जहाँ पे आप एकोमोडेट करते हो, -10% ऑफ सैलरी। HRA की जो सैलरी है वो अलग से डिफाइंड है, विच इज़ बेसिक प्लस DA प्लस फिक्स्ड कमीशन। तो आपकी ये तीनों कंपोनेंट्स मिला के बन जाती है HRA की सैलरी, और इसमें जो सैलरी 10% लेनी है, इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करके उसका 10% एक्चुअल रेंट पेड से आपको कर देना है उसको माइनस, तो वो आ जाएगी आपकी फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड है 50% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब वही वाली सैलरी जो भी मैंने बताई, इफ रिजाइड इन मेट्रो सिटी, और 40% हो जाएगा अगर नॉन मेट्रो। तो मेट्रो में आपकी दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, फिलहाल ये 4 ही स्टेट्स हैं, तो और कहीं पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे काफ़ी सिटीज़ मेट्रो है, बट अभी फिलहाल एक्ट में ये 4 ही मेंशन्ड है। तो यहाँ पे है तो 50% ऑफ द सैलरी सेकेंड लिमिट है, या 40% अगर नॉन मेट्रो सिटी में हो तो। और थर्ड कैटेगरी है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो तीनों चीज़ें देखो, जो कम आ रहा है वो उसका एग्जेम्पशन हो जाएगा, मतलब वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको HRA मिल रहा है 20,000 का, और इन तीनों लिमिट्स में चेक करके आ गई वैल्यू 15,000, तो 15,000 एग्जेम्प्ट हो गई, 20,000 माइनस 15,000, 5,000 जो है वो हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल। सेकेंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंस जो है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपके बच्चे, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बट ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि बहुत सालों से चलता आ रहा है। 100 पर मंथ, और बच्चे कितने अच्छे? 2, तो 2 बच्चे तक हैं तो आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड। 2 बच्चे हैं तो 200, 1 बच्चे हैं तो 100, बच्चा नहीं है तो 0।
बच्चे के हॉस्टल रिलेटेड खर्चा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, तो ये जो रहेगा ये भी 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब 300 रुपये पर महीने पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने, 2 बच्चे। तो ये बहुत बेसिक अलाउंस था जो कवर किया गया है। इसके अलावा जो मैंने बोला एग्जेम्पशंस जो है वो बहुत ही इन डिटेल है, तो यहाँ पे मोटा मोटी जितनी भी आपको ज़रूरी पड़ सकती है डेली लाइफ के लिए वो मैंने इस वीडियो में कवर करी है। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो रहेगा परक्विजिट्स के ऊपर, इन डिटेल चर्चा रहेगी, और पार्ट 3 में हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर ऐसे कंपोनेंट्स जो इसके सैलरी हेड के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको मेरी वेबसाइट voxcov.com पर भी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ पे विजिट करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिक और एडवांस लेवल दोनों लेवल पे ये कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। आप वॉक्सकॉव अकेडमी को फेसबुक, ट्विटर एज वेल एज लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और press the black thumb blue, like करना। That's all for today's video. Have a good day. Bye bye.